हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास का ये रिवीजन वीडियो लेक्चर है ना। इससे पहले मैंने 6 वीडियो लेक्चर अपलोड किया है जिसमें छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास को हम लोगों ने कवर किया है, तो उसी को लेकर के एक रिवीजन वीडियो है। क्योंकि जब हम इतना सारा चीज़ें पढ़ लेते हैं तो उसको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है उसको मैं इस वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा, जिससे आप लोगों को थोड़ा आसानी होगा उस चीज़ों को समझने के लिए। जैसे शासकों का नाम हो गया, उनके संस्थापक का नाम हो गया, छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था प्राचीन इतिहास में, इन सब चीज़ों को देखेंगे। कुछ बौद्ध धर्म के स्थल है, कुछ जैन धर्म के इंपॉर्टेंट स्थल है। तो इन सब वीडियो लेक्चर, इन सब चीज़ों को इस वीडियो लेक्चर में हम रिवीजन के फॉर्म में एक बार कवर करने वाले हैं। इसके बाद मैं एक वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए लेके आऊंगा जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास को। तो इस प्रकार से आप लोग अगर कवर करते हैं, पहले थ्योरी को पढ़ लीजिए, पूरे वीडियो लेक्चर्स को देख लीजिए, उसके बाद एक रिवीजन करिए उसका, और एक उससे संबंधित जो भी 40 से 50 अगर एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी तैयारी एक अच्छे तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, समझते हैं छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का रिवीजन वीडियो लेक्चर में क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि जो प्रागैतिहासिक काल में हम लोगों ने देखा था पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो इससे संबंधित जगह का नाम आपको याद होना चाहिए। जैसे सिंघनपुर की गुफा पूर्व पाषाण काल से संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। छापा मारा, भंवर खोल, गीधा, सोनबरसा, तो ये रायगढ़ वाला एरिया जो है ना, ये पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। जैसे मैंने बताया था, मध्य पाषाण काल में आपका कबरा पहाड़, रायगढ़, तो याद रखेंगे रायगढ़ पूर्व पाषाण काल से भी संबंधित है और मध्य पाषाण काल से, लेकिन कबरा पहाड़ को आप याद रखेंगे। और जगह देख सकते हैं, कालीपुर बस्तर का है, खड़गा, खड़ांग घाट, गढ़चंदेला, घाट लोहांगा, ये सब क्या है, बस्तर वाला एरिया है। तो इंपॉर्टेंट में कबरा पहाड़ है। उत्तर पाषाण काल के अगर देखेंगे तो धनपुर, जो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, महानदी घाटी, रायगढ़, तो इसको याद रखेंगे। नव पाषाण काल में आप दो जगह को याद रखेंगे, चितवा डोंगरी जो कि बालोद में है, और बोतलदा रायगढ़ में है। तो मेनली नव पाषाण काल आपको देख सकते हो बालोद वाले एरिया में दिख रहा है, रायगढ़ वाले एरिया में दिख रहा है, और एक राजनांदगांव वाले एरिया में दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप रिवीजन इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास में। अगर देखेंगे प्राचीन इतिहास कालीन नाम क्या क्या था, तो छत्तीसगढ़ का अगर रामायण कालीन नाम पूछा जाएगा तो दक्षिण कौशल। बस्तर क्षेत्र का अगर रामायण कालीन नाम पूछा जाएगा, दंडकारण्य बोला जाता था रामायण के काल के समय। अगर महाभारत कालीन की बात करें तो कौशल या फिर प्राग कौशल कहा जाता था। और बस्तर को अगर महाभारत के समय, महाभारत कालीन समय अगर नाम देखें तो कांतार या महाकांतार। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्राचीन इतिहास से कि छत्तीसगढ़ और बस्तर वाले एरिया को क्या क्या कहा जाता था, क्या क्या नाम था उसका, है ना। और गुप्त काल से भी पूछा जाता है तो दक्षिणापथ या दक्षिण कौशल दक्षिण छत्तीसगढ़ को, और बस्तर जो कि दंडकारण्य के नाम से था उसको गुप्तकालीन महाकांतार कहा जाता था। तो ये चीजें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रामायण कालीन देख सकते हैं दक्षिण कौशल दंडकारण्य, महाभारत कालीन कौशल प्राग कौशल कांतार या महाकांतार, और गुप्त कालीन में आपको दक्षिण पथ, क्योंकि दक्षिण पथ के स्वामी अपने आप को उन्होंने कहा है गुप्त वंश वालों ने, तो दक्षिण कौशल और महाकांतार। तो इन सब चीजों को रिवाइज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। और छत्तीसगढ़ के समय दक्षिण कौशल की भाषा कौन सी थी, तो कोसली, जो कि छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट हमारे लिए महाभारत कालीन स्थल के बारे में। जैसे रतनपुर को उस समय मणिपुर या रत्नावलीपुरी कहा जाता था, याद रखेंगे रतनपुर को मणिपुर या फिर रत्नावलीपुर कहा जाता था। और ये किसमें है, ये बिलासपुर जिला में। स्टोरी क्या है, मोरध्वज एवं उनके ताम पुत्र जो ताम्र ध्वज की राजधानी था, है ना। तो इसका डिटेल में अगर आप देखना है तो पूरे वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो आप लोगों को रिवाइज करने में आसानी होगा। आरंग को भांडेर कहा जाता था, रायपुर डिस्ट्रिक्ट में देख सकते हैं। खल्लारी को खल वाटिका कहा जाता था, क्योंकि नाम से भी पूछा जाता है, प्राचीन नाम है ना। खल वाटिका जो कि महासमुंद में है। आपका सिरपुर को चित्रांगदपुर महासमुंद में है। आपको गुंजी या दमौदहरा, जिसको उस समय ऋषभ तीर्थ कहा जाता था, ये जो कि शक्ति डिस्ट्रिक्ट में अभी के। तो ये हो गया महाभारत कालीन स्थल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आप चीज आपको जानना चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सिरपुर। तो सिरपुर में आपने बहुत सारे बौद्ध, हिंदू, जैन धर्म को मठ या स्मारक आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पर स्वास्तिक विहार है, आनंद प्रभु कुटी विहार है जो बौद्ध भिक्षु प्रभु आनंद के द्वारा बनवाया गया था, है ना। तिवर विहार है, राधिका विहार है। तो ये इंपॉर्टेंट है सिरपुर आपका। एक भोंगापाल एरिया कोंडा गांव का जो इंपॉर्टेंट है वो हो जाता है बौद्ध विहार, जहाँ पे देखने को मिला है आपको डोकरा बाबा का टीला देखने को मिला, जो कि एक चैत्य गृह है, रानी टीला देखने को मिला है। मल्हार वाला एरिया इंपॉर्टेंट है, बौद्ध मूर्तियां मिला है। डोंगरगढ़ में आप देखेंगे प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, जहां पर गौतम बुद्ध की एक ऊंची प्रतिमा है ना, राजनांदगांव में, जहां पर 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन मनाया जाता है। तो डोंगरगढ़ इंपॉर्टेंट है। तुरतुरिया मौर्यकालीन बौद्ध भिक्षुओं के विहार मिला। सबसे इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर
कि भारत में एकमात्र बौद्ध भिक्षुणियों महिलाओं का विहार यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये हो गया बौद्ध धर्म से संबंधित जो इंपॉर्टेंट स्थल है, ये आपकी जानकारी में होनी चाहिए। जैन धर्म से संबंधित अगर प्रमुख जानकारी की हम बात करेंगे तो प्राचीन स्मारक आपको कहाँ कहाँ से मिला है जैन धर्म में। एक मिला बिलासपुर जो कि मल्हार स्थान में बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, महासमुंद में आपको सिरपुर में मिला है, सरगुजा के देखिए महेशपुर में मिला है, रायपुर के आरंग में मिला है। स्मारक की बात हम कर रहे हैं। अगर हम मूर्तियां की बात करें तो रायपुर के आरंग में मिला है, सारंगगढ़ के पुजारी पाली में मिला है, कबीरधाम के बकेला में मिला है। तो ये सब जगहों के नाम आपको याद होना चाहिए। जैन धर्म से संबंधित अगर जानकारी पूछा जाएगा ना तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैं रिवीजन एक प्रकार से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं ना, रिवीजन करा रहा हूँ। प्रमुख तीर्थकर के बारे में जान लेते हैं और उनका साक्ष्य हमें कहाँ कहाँ मिला। जैसे कि ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थकर थे जैन धर्म के, इनका अगर हम देखेंगे तो गुंजी दमऊ दहरा जो शक्ति डिस्ट्रिक्ट में है और एक बूढ़ी खार मल्हार जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये दोनों जगह आपको देखने को मिला है। ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर के बारे में जानकारी हमें मिला है। सुमतिनाथ जो कि 5वें तीर्थकर थे, इनका आरंग में मिला है रायपुर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद एक शांतिनाथ 16वें तीर्थकर भाटागुड़ा बस्तर में, इनके बारे में जानकारी मिलता है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर नगपुरा दुर्ग में मिला है। तो ये सब जगह इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, पूछा जाता है कि पार्श्वनाथ तो 23वें तीर्थकर के बारे में साक्ष्य हमें छत्तीसगढ़ में कहाँ मिला गया है, तो नगपुरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, दुर्ग। उसके बाद महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थकर थे, काफी इंपॉर्टेंट है, इनका भी आरंग और रायपुर डिस्ट्रिक्ट में इनको देखने को हमें मिला, इनके बारे में साक्ष्य। तो ये चीजें भी आप लोगों को याद होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं बहुत सारे, अब देखिए हमने बहुत सारा राजवंश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, तो काफी सारे लोग उसमें कंफ्यूजन होता है ना कि इसके संस्थापक कौन है, इसके शासकों के नाम को हमें अलग अलग लिखना पड़ता है, क्योंकि इतने सारे राजवंश के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें कंफ्यूजन होता है। तो उन्हीं सब चीज़ों को मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों के लिए उनका जो समय और राजधानी और संस्थापक जो उसको संस्थापित करने वाले जो जिनका नाम है शासक का, उस नाम को हम एक टेबल के फॉर्म में लिख लें। और इसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को कि जितने भी हम राजवंश हम पढ़े हैं उससे संबंधित जितने भी शासक हुए हैं उनका भी एक लिस्टिंग यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो देखिए शुंग वंश में ईसा पूर्व 2री शताब्दी के आसपास इनका शासन काल था। मल्हार मेनली राजधानी तो नहीं था, बट मल्हार इनका एरिया था। संस्थापक का नाम प्रॉपर क्लियर नहीं है। सातवाहन वंश की हम बात करेंगे तो प्रथम ईस्वी से लेकर के 3री ईस्वी, पहली से लेकर के 3री शताब्दी तक इनका रहा। इनका राजधानी अगर हम बात करें तो मेन राजधानी तो महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में था, लेकिन क्षेत्रीय राजधानी बनाया गया था किसको, मल्हार को, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मल्हार छत्तीसगढ़ में है ना। मेघवंश के लिए 2वीं शताब्दी आसपास इनका शासन था और दक्षिण कौशल कहा जाता था इस एरिया को। उसके बाद है मित्रवंश। मित्रवंश में 2री से 3री शताब्दी के आसपास का है। शासन क्षेत्र इनका मैकल और मल्हार वाले एरिया में हमें देखने को मिला है, क्योंकि छोटे छोटे राजवंश थे तो इनके संस्थापक का नाम प्रॉपर जानकारी नहीं मिला है ना। जिनकी जानकारी मिला है उनको हम लोग लिए, जैसे कि वाकटक वंश 2री शताब्दी से लेकर के 5वीं शताब्दी तक इनका शासन रहा छत्तीसगढ़ साइड में। इनकी राजधानी, मेन राजधानी कौन सा था, नंदीवर्धन, जो कि अभी के नागपुर है। और इनके जो संस्थापक थे उनका नाम था विंध्य शक्ति इनके संस्थापक थे। और जो प्रवर सेन प्रथम है, याद रखेंगे, प्रवर सेन प्रथम जो है वो छत्तीसगढ़ में वाकटक वंश के संस्थापक था। तो देखो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, इसी प्रकार से हमें इस सब चीजों को देखना है, ठीक है। तो प्रवर सेन प्रथम छत्तीसगढ़ में संस्थापक और विंध्य शक्ति जो है वो नंदीवर्धन या फिर वाकटक वंश के संस्थापक। वैसे गुप्त वंश की हम बात करेंगे तो 4वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास का है ये। दक्षिण कौशल कहा जाता था इस एरिया को, राजधानी का जिक्र नहीं हुआ है। और समुद्रगुप्त के बारे में फर्स्ट जानकारी मिलती है, तो इसको हम मान सकते हैं कि समुद्रगुप्त के द्वारा छत्तीसगढ़ वाले एरिया में गुप्त वंश को, साम्राज्य को बढ़ाया गया, संस्थापित किया गया था। उसके बाद देख लेते हैं राजर्षि तुल्य वंश, जिसको सूर्यवंश भी कहते हैं। 4वीं शताब्दी से लेकर के 6वीं शताब्दी तक इनका कार्यकाल रहा है। राजधानी इन्होंने आरंग को बनाया था और इसके संस्थापक का नाम प्रॉपर है सूरा या सूर, इनके संस्थापक थे, ठीक है। सरबपुरी वंश की बात करेंगे तो 5वीं 6वीं शताब्दी में इनका शासन हुआ है और इन्होंने राजधानी सरबपुर को बनाया था। और हमने देखा है कि इनके जब सरबपुरी वंश को डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारे इसमें राजाओं के द्वारा, इनके शासकों के द्वारा अपनी अपनी राजधानी बनाएंगे। जैसे कि सरबराज ने, जो इसके संस्थापक कौन है, देखिए सरबराज ही संस्थापक है इस वंश के। तो सरबराज के द्वारा सरबपुर बनाए गए, जो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ वाला एरिया है, एग्जैक्ट डिटेल नहीं पता है बट इस एरिया को माना जाता है। प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर को राजधानी अपना बनाया, जो कि मल्हार वाला एरिया है। प्रवर राज जब आया, प्रवर राज प्रथम जो है वो सिरपुर को अपना राजधानी बनाया। तो सरबपुरी वंश के राजाओं के द्वारा अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग राजधानी बनाई गई। तो ये सब चीजें हमें याद होनी चाहिए। पर्वत द्वारक वंश के बारे में हम लोगों ने देखा था, 5वीं शताब्दी के आसपास छत्तीसगढ़ में शासन था। इनका एरिया कौन सा था, देवभोग गरियाबंद वाला एरिया।
इसके संस्थापक का नाम हमें जानकारी नहीं मिला है। सैल वंश की बात करेंगे, 7वीं 8वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ में इनका शासन हुआ। अब इनका जो क्षेत्र था ये दुर्ग वाला क्षेत्र था, दुर्ग जो अभी का डिस्ट्रिक्ट है उस वाले एरिया में सैल वंशों के हमें साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद है नल वंश, ये इंपॉर्टेंट है। तो शासनकाल लगभग 5वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी तक, मतलब काफी लंबे समय तक इनका शासन चला है। ये दक्षिण बस्तर में जो दंडकारण्य वाले एरिया में इनका शासन था, इसलिए इनकी राजधानी पुष्करी जो भोपालपट्टनम और कोरापुट उड़ीसा थी, ये इनकी मेन राजधानी थी। और इनके संस्थापक का नाम सिसुक था, इस वंश के संस्थापक का नाम सिसुक था। ठीक है, वैसे मैकल के सोमवंश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। 5वीं शताब्दी के आसपास इनका शासन हुआ और राजधानी इनका अमरकंटक। संस्थापक के बारे में जानकारी नहीं मिला है। अब आते हैं सिरपुर के पांडुवंश, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 6वीं शताब्दी में देखेंगे हम लोग, 6वीं 7वीं शताब्दी में इनका शासन रहा है। राजधानी इनका सिरपुर था। इनको क्या, सिरपुर को क्या कहा जाता था उस समय? चित्रांगपुर। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आदि पुरुष इनका उदयन और संस्थापक में इनका इंद्रबल का नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद है सोमवंश, जो कलिंग के सोमवंश, जिनको उड़ीसा के सोमवंश कहा जाता है। तो शासनकाल इनका 9वीं से लेकर के 11वीं सदी तक हमें देखने को मिला। और इनका जो क्षेत्र था कौशल, कलिंग और उत्कल, मतलब ये पूरे उड़ीसा के एरिया में इनका क्षेत्र था। इनके संस्थापक थे शिवगुप्त। ठीक है, उसके बाद बाणवंश जो कि लास्ट है, 9वीं शताब्दी के आसपास का इनका शासन था। राजधानी इनका पाली था और इनके संस्थापक महामंडलेश्वर मल्लदेव इनके संस्थापक थे। तो इस प्रकार से आप इस टेबल के माध्यम से, है ना, आपको उनका एरिया हो गया, उनके समय काल के बारे में, संस्थापक के बारे में जानकारी मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको कॉलेज नॉलेज मोबाइल ऐप इंस्टॉल करिए, वहां पर आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे। उसके बाद आगे हम देखेंगे राजवंश एवं उनके शासक के बारे में, है ना। राजवंश एवं उनके शासक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जैसे वंश है हमारे पास, ये शासक का नाम है, शासक, है ना, थोड़ा इस प्रकार से रहेगा शासक, यहाँ पर भी मिस्टेक है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। अब एक एक करके हम देखेंगे सभी शासक में कितने हमने शासकों के बारे में देखा है। सातवाहन वंश में हम लोगों ने देखा है अपिलक, वरदत श्री, वेदश्री संबंधित है। कुषाण वंश में आपका विक्रमादित्य, कनिष्क। मेघ वंश में आपका माघ श्री, मेघ श्री, यमेघ, विमेघ, शिवमेघ, सत्यमेघ, वसंत मेघ। तो मेघ वाला या फिर मेघ वाला जो वर्ड है ना वो मेघ वंश का है, अब देख सकते हैं, है ना। उसके बाद वाकटक वंश हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए बहुत बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि 4-5 लोगों का नाम दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा इसमें से वाकटक वंश से संबंधित कौन कौन से राजाएं हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन 1, 2, 3, इस प्रकार से मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसलिए आपको राजवंश के साथ उनका शासकों का नाम पता होना चाहिए कि किस वंश से संबंधित वो रखते थे। तो जैसे वाकटक वंश में विंध्य शक्ति, प्रवर सेन, महेंद्र सेन, रुद्रसेन द्वितीय, प्रवर सेन द्वितीय, नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन, देवसेन, हरिसेन। तो ये जितने सेन वाले आप लोगों को दिख रहे हैं कि किसका है, ये वाकटक वंश से संबंधित शासक है। गुप्त वंश में हमें देखने को मिला समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और भानुगुप्त, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजर्षि तुल्य वंश में देखिए सूरा जो कि संस्थापक था, दैत प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत वर्मा, भीमसेन द्वितीय। तो ये सब चीजें आपको कहां से मिलेगा, राजर्षि तुल्य वंश से संबंधित शासकों के नाम है ये। उसके बाद सरबपुरी वंश में आपको देखोगे सरबराज, नरेंद्र, प्रसन्न मात्र। देखिए नरेंद्र है इसमें, उसमें कहा था नरेंद्र सेन था। अभी वाकटक वंश में हम लोगों ने क्या देखा, नरेंद्र सेन देखा ना, याद रखेंगे। और नरेंद्र किसमें का है, सरबपुरी वंश का। प्रसन्न मात्र हो गया जयराज, मन मात्र, दुर्गराज, सुदेवराज, प्रवरराज प्रथम, है ना। देखिए उसमें, इसमें प्रवर राज है और वाकटक वंश में प्रवर सेन है, इस चीज को याद रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ये प्रवर सेन है। और जबकि अभी हम लोग ने देखा राजर्षि तुल्य वंश में क्या है, सॉरी सरबपुरी वंश में क्या है, प्रवर राज प्रथम है। तो व्यागराज हो गया, प्रवर राज द्वितीय। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये सरबपुरी वंश से संबंधित। देखिए प्रवर सेन, प्रवर राज, प्रसन्न मात, इन सब चीजों को कंफ्यूजन नहीं होना है। एक बार वीडियोस को देखिए, पीडीएफ को रिवाइज करिए, फिर आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगा। ठीक है, पर्वत द्वारक वंश में अगर हम देखेंगे तो कौस्तुम्भेश्वरी देवी जो कि राजमाता थी, सुमन राज, तुष्टिकर, ये तीनों किससे संबंधित है, पर्वत द्वारक वंश से संबंधित है। उसके बाद शैल वंश का अगर हम देखेंगे तो श्रीवर्धन, श्री पृथ्वीवर्धन, जयवर्धन, श्रीवर्धन द्वितीय, जयवर्धन द्वितीय। तो ये सब वर्धन वाला जो चीज है ये शैल वंश से संबंधित आप इसको मान है ना, इस प्रकार से याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। नल वंश शिशुक संस्थापक था। फिर व्याघराज, देखिए व्याघराज इसमें भी है नल वंश में, और व्याघराज अभी हमने किसमें देखा, इसमें भी देखा, ये समझ लीजिए किसमें, सरबपुरी वंश में, है ना। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, सरबपुरी वंश में भी व्याघराज देखने को मिल रहा है आपको, ये देख लीजिए। और आपका भी हम लोग मैंने बताया नल वंश में भी,
तो नल वंश में भी व्याघ्रराज, वृषभराज, वराहराज, भवदत्त वर्मन, अर्थपति भट्टारक, स्कंद वर्मन, स्तंभराज, नंदराज, पृथ्वीराज, विरूपाक्ष, विलासतुंग, पृथ्वी व्याघ्र, भीमसेन देव और नरेंद्र थवल। तो ये सब चीजें आपको किसमें हो गया, ये आपका हो गया नल वंश से संबंधित। तो ये इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। टोटल मैंने शासकों के नामों के साथ संख्या को भी लिखा है, तो आप उनको भी याद रखें ताकि कितने थे आपको याद रहेगा। और सिर्फ मैकल के सोमवंश के अगर हम बारे में बात करते हैं, है ना, मैकल के सोमवंश के बारे में अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर जयबल, वत्सबल, नागबल, भरतबल, सूरबल, तो बल वाला जो चीज है वो मैकल के साथ कनेक्ट कर लीजिए। सिरपुर के पांडु वंश में देखिए उदयन के बारे में, इंद्रबल, नंदराज प्रथम, महाशिव देव, तिवारदेव, नंदराज द्वितीय, चंद्रगुप्त। अब देखिए चंद्रगुप्त यहाँ पर भी है, हर्षगुप्त। अब हर्षगुप्त को आप गुप्त वंश नहीं कर देना है आपको, है ना, गुप्त वंश में हर्षगुप्त नहीं है, इस चीज को याद रखेंगे। हर्षगुप्त किस में आएगा, सिरपुर के पांडु वंश। देखिए यही सब कंफ्यूजन होता है, ऑप्शन में अगर हर्षगुप्त दे दिया है तो हम क्या समझेंगे, वो गुप्त वंश से संबंधित है समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सिरपुर के पांडु वंश है, ठीक है। और महाशिव गुप्त, बालार्जुन, देख सकते हैं इसमें भी गुप्त। तो ये तीन नाम को आपको अलग से याद रखना है, चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त और महाशिव गुप्त, बालार्जुन। ये तीनों किससे संबंधित है, सिरपुर के पांडु वंश से संबंधित है, तो इसको आप गुप्त वंश में कनेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद है सोमवंश, जो कलिंग के सोमवंश से देख सकते हैं, शिवगुप्त, महाभवगुप्त प्रथम जन्मेजय, महाशिवगुप्त प्रथम जिसको अयाति बोलते थे, महाभवगुप्त, है ना, द्वितीय जिसको भीमरथ, महाशिवगुप्त, सब गुप्त है। द्वितीय जो कि धर्मरथ के नाम से जाना जाता था, महाभवगुप्त तृतीय जिसको नहून बोलते थे, इंद्ररथ, महाशिवगुप्त तृतीय चंडीहर जयाति अयाति, महागुप्त चतुर्थ उद्योत केसरी, जन्मेजय, कणकेसरी। अब देखिए अगर ये वाला नाम दिया जाता है, जैसे जन्मेजय हो गया, अयाति हो गया, भीमरथ, धर्मरथ, नहून, है ना, उसके बाद चंडीहर, अयाति, उद्योत केसरी, जन्मेजय, कर्ण केसरी, तो आपको आसानी से कलिंग के सोमवंश आप कर पाएंगे। लेकिन ये गुप्त के साथ अगर दे दिया जाता है तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि गुप्त वंश से संबंधित नहीं है ये, और ऑप्शन है इसका, ठीक है। वैसे बाण वंश में सिर्फ एक ही राजाओं के बारे में पता चला, एक ही शासक के बारे में, विक्रमादित्य, और एक विक्रमादित्य भी हम लोगों ने ऊपर में भी देखा था, है ना। यहाँ पे देखिए कुषाण वंश में भी एक बार विक्रमादित्य हम लोगों ने देखा है, और एक बाण वंश में भी विक्रमादित्य, तीन को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन। छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष काल महाशिवगुप्त तिवर्दे के शासनकाल को कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण का काल पांडु वंश, जो कि स्थानीय राजवंशों में इनका बोला जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं क्षेत्रीय राजधानी राजवंशी स्थापत्य, कौन कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया गया है प्राचीन इतिहास काल में, और जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिस मंदिर का महत्व अभी भी है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि पांडु वंश के द्वारा इंद्रबल और ईशान देव, पांडु वंश के इंद्रबल और ईशान देव जिसका नाम था ना, लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया, जो कि खरोद है 6वीं शताब्दी के आसपास, तो इसको याद रखेंगे। रानी वास्टा एवं उनके पुत्र बालार्जुन के द्वारा लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में करवाया गया, जो कि ये क्या है, विष्णु मंदिर है, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद आप नल वंश से संबंधित अगर देखेंगे तो विलास तुंग है, जो राजीव लोचन मंदिर विष्णु मंदिर है, राजीव में 7वीं-8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया है। बाण वंश के राजा विक्रमादित्य के पाली का शिव मंदिर, जिसको पाली का प्रस्तर मंदिर भी कहा जाता है, पाली कोरबा में है, 9वीं शताब्दी में निर्माण करवाया गया है। तो ये 4-5 जो मुख्य हमारे पास स्थापत्य या मंदिर है, जो अभी के परिप्रेक्ष्य में भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम जानते हैं, इसलिए आप इनका किस वंश से संबंधित था, किस वंशों के द्वारा संस्थापित किया गया था, और कौन से शासक थे जिन्होंने इनका निर्माण कार्य करवाया है, और कहाँ पर है वो, है ना, खरौद, सिरपुर, राजिम, पाली, और उनका लगभग आपका कब हुआ था ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए इसको सिंपल एक टेबल के फॉर्म में बता दिया गया, ठीक है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अभिलेख को जानना, ना बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि इसकी बारे में जानकारी इस अभिलेख में है, इस ताम्रपत्र से मिलता है, तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको मैंने यहाँ पर टेबल के फॉर्म में आप लोगों के लिए बनाया है, ताकि वो चीजें आप लोगों को एक बार रिवाइज करने में आसानी हो, ताकि जब 4 ऑप्शन में जब दिया जाता है ना, तो अगर हम कुछ हमें 2-3 ऑप्शन भी अगर हमें पता है तो उसमें से हम एलिमिनेट करके भी उस आंसर को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि हेनसांग ने, है ना, चीनी यात्री था ये, अपने सीयू की यात्रा वृत्तांत है, उसमें छत्तीसगढ़ के बारे में बताया गया है, छत्तीसगढ़ को कियासलो कहा गया है। वाकटक वंश में अगर देखे जाएंगे तो प्रभावती का पुनः अभिलेख, ठीक है, प्रभावती जो कि गुप्त वंश से संबंधित थी, उनके पुनः अभिलेख में वाकटक वंशों की जानकारी हमें मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति, जो कि हरिशेन के द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीसेन द्वितीय की जानकारी हमें बालाघाट अभिलेख से मिलती है, याद रखेंगे, पृथ्वीसेन द्वितीय की जानकारी बालाघाट अभिलेख से। भवदत्त वर्मन की जानकारी रिद्धिपुर अभिलेख से।
पृथ्वीसेन द्वितीय या फिर अर्थपति भट्टारक जिसको बोलते हैं हम लोग, केसरीवाड़ा शिलालेख से इनके बारे में जानकारी मिलता है। भानुगुप्त की जानकारी हमें एरण के अभिलेख से मिलता है। भीमसेन द्वितीय की जानकारी आरंग ताम्रपत्र से मिलता है। भीमसेन द्वितीय कौन है? जो राजर्षि तुल्यवंश से संबंधित। स्कंद वर्मा के बारे में जानकारी आपको पोड़ागढ़ अभिलेख जो कि उड़ीसा में है। विलास तुंग के बारे में जानकारी आपको राजिम शिलालेख राजिम छत्तीसगढ़ से। और आदि पुरुष उद्यान के बारे में जानकारी आप लोगों को कालिंजर शिलालेख से जानकारी, ये सब जानकारी आप लोगों को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया है, पूरे जो अपना छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में जो इंपॉर्टेंट चीज है और जो मैंने जो राजाओं के नाम है इसको एक पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके आप लोगों के लिए थोड़ा आसान कर दिया उस चीज़ों को समझने के लिए, ताकि आप लोगों को आसानी समझ में भी आ जाएगा। और आने वाले क्लासेस में आप लोगों को और हम अच्छे से क्लियर करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। तो अगर आपको इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप कॉलेज नॉलेज मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करिए, वहां पर जाकर आप वीडियो लेक्चर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक अच्छे तरीके से कंटेंट बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि आप लोगों के लिए वो थोड़ा आसान हो और छत्तीसगढ़ के इतिहास जो कि इतना टफ सब्जेक्ट होता है, याद करना हर एक चीज़ को थोड़ा आसान करने की कोशिश किया जा रहा है। और आप अपने से भी कुछ ट्रिक बना करके भी पढ़ सकते हैं। तो इसको मैंने अपने साइड से रिवीजन के फॉर्म में मैंने बता दिया है। और किसी को कुछ डाउट है या कुछ भी चीज़ें हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि आप लोगों के लिए ऐसा ही और वीडियो हम अच्छे तरीके से ला सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।